कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां देख रहे थे हम, ठीक है। तो एक मेथड बचा है एस्टर के जलावतन से, एस्टर के उससे, ठीक है। तो एस्टर का जलावतन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और साथ में एक अल्कोहल बनेगा, ठीक है, एस्टर के जल अपघटन से। तो एस्टर लेना है और क्या करवाना है, इसका जल अपघटन। जल अपघटन, जो जल अपघटन है अम्लीय जल अपघटन, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल साथ में अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब जैसे एस्टर लेता हूं अगर, ये होता है, तो इसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को देखना है, ये है ना एस्टर, इस तरीके से। तो बॉन्ड किसके से बीच का देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधिक वैध ऋणात्मक है, तो ये क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर ले आएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, मतलब इधर से, ठीक है। मतलब इतना एरिया इसका आ गया, किसका, ऑक्सीजन का, माइनस चार्ज होगा इसमें, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। ये क्या करवाना है, जल अपघटन H2O के साथ और H पर। ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस। यहां H प्लस और OH माइनस, OH माइनस किसके पास चला जाएगा, C के पास, और HO के पास, ROH बन गया अल्कोहल, और RCOOH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यहां पे कौन गया, OH माइनस, यहां कौन आया, H प्लस, ठीक है। जैसे अभिक्रिया है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, जैसे ना एस्टर का नाम देख लो कैसे लिखा जाता है ना, क्योंकि नाम में लिखना होता है। तो जैसे एस्टर है, ये है R C डबल बॉन्ड O R, मान लो ये R डैश, मतलब कोई अलग प्रकार का एल्किल समूह, इसको पढ़ना है एल्किल, लेकिन लिखना पहले उसको। इस वाले R को किस रूप में पढ़ना है, एल्किल के रूप में, और लिखना क्या है इसको पहले, लिखना पहले, ठीक है। और इस हिस्से को क्या पढ़ना है, एल्केनोएट के रूप में, लेकिन लिखना बाद में, किसके बाद, एल्किल के बाद, एल्केनोएट, लेकिन लिखना कब है, एल्किल के बाद। तो क्या हो जाएगा, एल्किल एल्केनोएट के रूप में, क्योंकि एस्टर के लिए OH लगता है, एल्किल एल्केनोएट के रूप में लिखो। अब देख लो यहां पे मैंने क्या बोला, जो ऑक्सीजन के बाद वाला है, ये दिख रहा है, ये ऑक्सीजन जो R जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है यहाँ पे, C2H5,
उसको किस रूप में पढ़ना है? एल्किल। कौन सा एल्किल हो गया? एथिल। क्या हो गया ये? लिखना क्या है इसको? पहले एथिल। अब इसके बाद जो बाकी बचा इससे उसको एल्केनोइड। कितने कार्बन है वहां पे? दो कार्बन क्या बोलूंगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन प्लस ओएट एथेनोइड, एथिल एथेनोइड। अब H2O के साथ अभिक्रिया करवानी है, ये बन जाएगा CH3 COOH और प्लस C2H5 OH। तो एसिटिक अम्ल बन गया और एथेनॉल बन गया। एसिटिक अम्ल। इसके बाद जैसे ये अभिक्रिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजोएट है। क्या ये? मेथिल। मैंने क्या बोला? इसको क्या पढ़ना? जो ऑक्सीजन से जुड़ने वाला एल्किल समूह वो क्या है? एल्किल होगा, मेथिल हो गया। और इसको जो है बेंजीन प्लस ओएट बेंजोएट हो गया, मेथिल H2O के साथ क्या बन जाएगा? COOH प्लस CH3OH, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ये हुआ। जैसे ये लेता हूं CH3 CH2 CH2 इसका नाम क्या है? एथिल ब्यूटेनोइट है। क्या नाम है इसका? एथिल ठीक है। अब जैसे मैं इसका अभी क्षारीय जल अपघटन कराता हूं, अगर कौन सा? क्षारीय जल अपघटन NaOH। ठीक है, तो जब क्षारीय जल अपघटन कराऊंगा तो एक तो बनेगा C2H5OH, OH यहां चला जाएगा C2H5OH के साथ, तो एक जो है ONA किसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से क्या? Na इसके पास चला जाएगा मतलब। ठीक, तो जैसे यहां पर होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O Na बन गया, मतलब सोडियम ब्यूटेनोइड बन गया। ये क्या बन गया? सोडियम ब्यूटेनोइड प्लस C2H5OH। तो जो एस्टर का क्षारीय जल अपघटन होता है उसको बोला जाता है साबुनीकरण अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ना, ये एक प्रकार की क्या है? साबुनीकरण अभिक्रिया। जब क्या होता है? एस्टर का क्या करते हैं? क्षारीय जल अपघटन। ये क्या करवा रहे हैं हम? एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। तो एस्टर का क्षारीय जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण। साबुन का निर्माण होता है मतलब। सोडियम स्टीरेट पढ़ा होगा 10th में, अरे पढ़ा होगा सोडियम स्टीरेट।
C17H35COONA, ठीक है। तो C17H35 और COONA आ रहा है यहाँ पर। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही लवण होते हैं, लेकिन उच्च वसा लवण होते हैं वो, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही तो लवण है। यहाँ पे H आ गया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन हम क्या करवा रहे हैं, जब एस्टर का क्षारीय जल अपघटन, तो क्या बोलेंगे हम, साबुनीकरण है। लेकिन साबुनीकरण जो है जब बहुत लंबी कार्बन चेन होती है, जैसे साबुन एक सोडियम स्टीरेट बोलते हो जिसको तुम, C17H35COONA होता है, ठीक है। तो उच्च वसा अम्लों के जो है लवण होते हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ, तुम्हारा सोडियम ब्यूटेनोइड बन गया। इसका आप जब जल अपघटन करवाओगे तो H2O क्या बन जाएगा, NaOH निकल जाएगा, और CH3 CH2 CH2 COOH और NaOH। सोडियम ब्यूटेनोइड बना है पहले, मतलब संगत लवण बना है, कार्बोक्सिलेट लवण। क्या नाम बोले इसका, सोडियम ब्यूटेनोइड, ठीक है। तो एस्टर का जो क्षारीय जल अपघटन होगा वो क्या बोलते हैं, उसको साबुनीकरण बोलते हैं। मतलब होता क्या है, जो साबुन होता है ना, वो क्या होता है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वसा अम्ल क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, कार्बन की चेन जो है बहुत लंबी होती है वहां पे, ठीक है। तो जैसे साबुन बोला जाता है, साबुन होता क्या, तो साबुन क्या होता है, जो उच्च वसा अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके पास क्या होगा, सोडियम पोटेशियम। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला है, जैसे C17H35COOH, ये COOH। अब यहां से अगर सोडियम पोटेशियम लवण है, ये उच्च वसा अम्ल हो गया। इस उच्च वसा अम्ल का क्या है, सोडियम और पोटेशियम लवण, ये है तुम्हारा साबुन, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं इसको। तो वही चीज हो रही है यहां पर। साबुनीकरण अभिक्रिया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के बाद लिखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। तो पहला भौतिक गुणधर्म है भौतिक अवस्था, रंग और गंध। भौतिक अवस्था, रंग और गंध। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है तीन सदस्य होते हैं शुरुआत के, HCOOH मतलब फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। ये जो है रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं, ठीक है। जो प्रथम सदस्य हैं HCOOH, CH3COOH, CH3CH2 COOH। क्या बोला, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव। कौन सी अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसके बाद कार्बन 4 से लेकर और कार्बन 9 तक, ठीक है, ये होते रंगहीन है।
जो गंध है वो थोड़ा हल्की कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो द्रव होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, मतलब द्रव क्या हो जाता है, गाढ़ा, मतलब जैसे तेल के जैसे, तो तेल या द्रव में आ जाते हैं, ठीक है। क्या बोला, रंगहीन होगा, गंध क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। गाढ़ी चीज है ना, गाढ़ी चीज से गंध नहीं निकलेगी उतनी। जैसे गैस है, तो गैस क्या है, वहां पे वो जो अणु है उसके बहुत दूर दूर है, वहां पर क्या होगा, ज्यादा तीक्ष्ण गंध होगी। जैसे यहाँ पर क्या बोला, मतलब यहाँ पर जो है द्रव है, लेकिन द्रव कैसे होगा, थोड़ा पतला है, मतलब तो वो क्या होगा, तीक्ष्ण गंध। जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ी, कार्बन 4 से लेकर 9 तक, वो जो द्रव होता है कौन सी अवस्था में आ जाता है, गाढ़े में। अब जैसे जो है कार्बन 9 के बाद जितने भी होंगे वो मोम की तरह होते हैं, ठोस। कार्बन 9 के बाद जैसे तुम साबुन ही देख लो, C17H35COON है, तो वो कैसा है, मोम की तरह है। तो वहां से क्या होता है, वो गंध उतनी नहीं होती उनकी, ठीक है, क्योंकि ठोस अवस्था में आ गए, ठोस की क्या होगी, उतनी गंध थोड़े फैलेगी। गंध किसकी आएगी ज्यादा, जो गैस अवस्था में होगा। कहने का मतलब कार्बन 4 से लेकर और कहां तक, कार्बन 9 तक के सदस्य क्या बोला, रंगहीन होंगे, गंध क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, हल्की गंध। और तैलीय द्रव, तैलीय द्रव। और उच्च सदस्य जो तुम्हारे क्या है, कार्बन 10 से लेकर आगे के, रंगहीन होते हैं, लेकिन किसकी तरह होते हैं, मोम की तरह ठोस होते हैं। सदस्य रंगहीन, मोम की तरह ठोस, मोम की तरह ठोस। तो ठोस क्या होंगे, कम वाष्पशील, और कम वाष्पशीलता के कारण इनकी गंध क्या होगी, उतनी नहीं होगी। कम वाष्पशीलता से गंध नहीं, ठीक है, गंध नहीं होती। तो कहने वाला, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, ठोस गुण में क्या होगी, वृद्धि। कार्बन की संख्या बढ़ेगी, तो ठोसों का गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा भौतिक गुणधर्म है क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। जितने भी अन्य समान अणुभार वाले, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, या फिर तुम्हारा हेलोएल्केन हो गया, इनसे क्या होगा, उच्च होगा। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध जो है प्रबल होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, जो क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। अम्लों के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है।
अब उच्च होते हैं, और जैसे हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक जो समान अणुभार वाला होगा, किसके जैसे, इसी के जैसे, वो अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे ईथर हो, चाहे कीटोन हो, इनसे क्या होगा, उच्च होगा। तो तुलनात्मक समान अणुभार वाले, एल्डिहाइड बोला, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, तुलनात्मक समान अणुभार वाले अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर या फिर हाइड्रोकार्बन से भी क्या होगा, उच्च होता है। ठीक है, इनसे क्या होगा, उच्च। उदाहरण लेते हैं जैसे CH3COOH, और दूसरा लेता हूं मैं CH3CH2CH2OH, अल्कोहल ले लिया। और तीसरा उदाहरण है CH3CH2CH2CH3। ये एक मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रखा है, एक अल्कोहल ले रखा है, एक एल्केन ले रखा है, हाइड्रोकार्बन। ये ब्यूटेन है, प्रोपेनॉल है और एसिटिक अम्ल। तो जैसे अणुभार देख सकते हो, निकाल सकते हो। दो कार्बन है, 12 दूनी 24, दो ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32 हो गया। और हाइड्रोजन कितने, 4, 32 और 4 36, 42 52 कितना हो रहा है, 60, 60 हो रहा होगा। 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 4 कितना हो गया, 28, और 32 यहां से 30 और 30 60 हो गया वो। ठीक है, कितना हो रहा, 60, 12 24 24 36, 12 36, 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, 42 52 हो गया। और हाइड्रोजन कितने, 8 8 60 हो गए। इसका देख लो, 12 चलो 48, 48 और 3 51, 51 और 2 53, 53 और 2 55, 55 और 3 58, मतलब लगभग तीनों के क्या बराबर है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअल में अणुभार होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, अणुभार जब बराबर है तो गलनांक क्वथनांक भी सेम होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो गलनांक क्वथनांक होता है वो अणुभार पर ही निर्भर नहीं करेगा, वो किस पर भी निर्भर करता है, उन अणुओं के बीच का जो बंध है वो कैसा है। अगर अणुओं के बीच का बॉन्ड, जैसे यहाँ पर अंतराणु हाइड्रोजन बंध होता है, वो परबल होगा तो गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, परबल। अगर अणुओं के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, कमजोर है, तो गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा। ठीक है, कहने मतलब जैसे ना 4 आदमी है और समान वजन वाले, तो उनकी कार्य करने की क्षमता एक जैसी थोड़ी होगी, होगी, वही चीज है, यहाँ है अलग अलग, लेकिन अणुभार क्या है, समान। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो गलनांक क्वथनांक होगा वो सबसे उच्च किसका होगा, CH3COOH का। जैसे इसका यहाँ पर 391 कैलोरी, कितना, 391 कैलोरी। जो अल्कोहल ले रखा है 370 कैलोरी, और जो हाइड्रोकार्बन ले रखा है 273 कैलोरी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होने के कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यहां तक कि जो वाष्प अवस्था में, अब खुद बताओ, जैसे CH3COOH है, हालांकि द्रव्य अवस्था में, ठीक है, 2 ही कार्बन वाला है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे तो गलनांक क्वथनांक उच्च होता ही है, लेकिन 2 कार्बन वाले का जो है क्या है, बहुत अधिक है। मतलब जो अगर वाष्प अवस्था में भी होंगे ना तो इनके गलनांक क्वथनांक, मतलब वाष्प में भी अगर इनको बदलना होगा तो गलनांक क्वथनांक,
ये जब इसको तुम गर्म करोगे तो वाष्प अवस्था में तो जाएगा, तो वाष्प अवस्था में जाने के लिए जो है 391 केल्विन देना पड़ेगा। 273 माइनस कर लो 391 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो है किसकी उपस्थिति कारण, हाइड्रोजन बंध कारण। हाइड्रोजन बंध, और कौन सा हाइड्रोजन बंध, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, अणुओं के मध्य का हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। तो अब हाइड्रोजन बंध बना के दिखाते हैं इसमें किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस होगा, हाइड्रोजन जो होगा उस पे क्या होगा, यहां पे प्लस होगा, उस पे क्या होगा प्लस। अब जैसे यहां पर आएगा तो RCOH, इस पे क्या होगा प्लस, डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन बंध बनने की कंडीशन क्या बोली कि हाइड्रोजन के सामने अगर क्या आ रहा है, फोन आ रहा है, क्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के सामने कौन आ रहा है, दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गया, कौन आ रहा है ऑक्सीजन। मतलब दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, जबकि बाकियों में नहीं होता ऐसा। जैसे मैं अगर अल्कोहल लेता हूं ROH लिया, और दूसरा मैंने जो है जैसे यहां पर HOR, ये दो लिए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सामने क्या है ऑक्सीजन, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन बंध है वो क्या हो रहा है परबल। दूसरा चीज क्या यहां पर देखो, ये इस तरीके से हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ठीक है, तो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध बन रहा है, क्या बन रहा है अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। तो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध बन रहा है, लेकिन यहां पर जो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु के बीच में जो है क्या बनता है अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, तो ये चक्रीय डाइमर का निर्माण कर देते हैं। ये चक्र बन गया। यहाँ पे डाइमर का मतलब क्या होता है कि एक जैसे दो वहां पर जुड़ चुके हैं वो आपस में। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसने क्या निर्माण कर लिया, चक्रीय डाइमर। चक्रीय डाइमर का निर्माण। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बंध होगा वो क्या होगा, परबल होगा। कैसे होगा, परबल अंतराणिक हाइड्रोजन बंध। परबल अंतराणिक हाइड्रोजन बंध। तो परबल अंतराणिक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होने के कारण यहां पर क्या होता है, जो इनके गलनांक क्वथनांक होते हैं क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, एरोमेटिक का भी बना सकते हो। ठीक है, और किसका, एलिफेटिक का भी। यहां पे चेंज होगा सिर्फ, यहां पे CH3 रख दो, यहां पे CH3, किसका आ जाएगा, एसिटिक अम्ल का चक्रीय डाइमर। यहां पे बेंजीन रख दे रहे हैं, यहां पे बेंजोइक अम्ल का चक्रीय डाइमर। ठीक है, इसके बाद तीसरा है विलेयता। क्या है, विलेयता। विलेयता
तो जो निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठीक है, जल में क्या होते हैं, विलय, विलयता। मैं निम्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर कार्बन की संख्या कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल या किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो वहां पर जो है जल रागी गुण कम होता जाता है और जल विरागी गुण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से जल में विलय होते हैं। ठीक है, जल में विलय होते हैं किस बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध। और किसके साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बंध, जल के साथ। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन बंध का निर्माण किस तरीके से करते हैं, जैसे मैं RCOOH लिया, अब मैं इसको मिला किस में रहा हूं, पानी में, तो OH RCOH। अब यहां पर देखो बॉन्ड किस तरीके से बनाए गए, ये इसके साथ बना लेगा, ये वाला इसके साथ बना सकता है, ये वाला इसके साथ बना सकता है। यहां पर हाइड्रोजन बंध क्या बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। ये वाला जो है इसके साथ बना सकता है इस तरीके से, अगर इसको ऐसे लिख दो OH। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। किस चीज का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन बंध का। तो जिस कारण से यहाँ पर ये जो तुम्हारे जल के अणु होते हैं उनके पास भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। तो जब ये आसानी से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, वहां पर विलय हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण क्या करते हैं, विलय होते हैं। जल में क्या बनाते हैं, जल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण। तो क्या कर लेते हैं, विलय हो जाते हैं। अब यहां पर विलयता ये निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए, लेकिन जैसे जैसे जो है एल्किल समूह का आकार बड़ा होगा, ठीक है, वैसे वैसे जल में जो है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि जो लंबी कार्बन श्रृंखला होगी वो क्या होती है, जल विरागी होती है। ठीक है, क्या बोला, ये है जैसे 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 एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है, वैसे वैसे क्या होगा, जो जल विरागी गुण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जल में विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जल में विलयता कम, क्योंकि लंबी जो कार्बन श्रृंखला होती है वो क्या होती है, जल विरागी होती है। क्योंकि लंबी कार्बन श्रृंखला जल विरागी होती है। तो जैसे जैसे जो है एल्किल समूह में कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी, मतलब एल्किल समूह का क्या होगा, आकार बढ़ेगा।
जब एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो जल रागी गुण क्या हो जाएगा, कम, और जल विरागी गुण क्या हो जाएगा, अधिक। तो जब जल विरागी गुण अधिक हो जाएगा मतलब जल में विलीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से विलीयता है। लेकिन अगर कारण आता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में विलीय होते हैं, क्यों, क्योंकि जल के साथ क्या बना लेते हैं वो, हाइड्रोजन बना।